अभिनय सर, मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि अभी कुछ महीनों से ना मैं आपको देख रहा हूँ कि आपके रील्स बहुत कटती हैं। अलग अलग जगह वायरल आप होते हो, अलग अलग मुद्दों पर बात करते हो। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने अगर आपको जानना शुरू करा होगा तो आप सबसे पहले अपना बैकग्राउंड बताओ। आप किधर से आए हो, मैथमेटिक्स कब शुरू किया, आपका बैकग्राउंड क्या है और अचानक ये से कुछ सोच महीनों कैसे में क्या बनी? हुआ है? हाँ, ये सही बात है। आपने एक नया सवाल भी पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज सोचते होंगे और वो तभी जज भी कर पाते हैं ठीक तरीके से सामने वाले को कि ये सब की शुरुआत कैसे हुई। तो जब हमने भी ग्रेजुएशन किया, उसके बाद हमारे पास भी कुछ करने के लिए नहीं था। कॉलेज में 2011-12 की बात है, कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाता था। कंपनियां ये कह देती थी कि 8 महीने बाद ज्वाइनिंग होगी। तो हमने भी कॉलेज में पास आउट होने के बाद गूगल पे लिखा कि गवर्नमेंट जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन। कब का पास आउट है आपका? 2011-12 का पास आउट है। 11 का अच्छा, पास आउट है। ग्रेजुएशन। हाँ, ग्रेजुएशन। तो मेरे से 2 साल बाद के हो आप? मतलब मैं 2010 का हूँ। अच्छा, आप 2010 के हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैं पढ़ा पहले से रहा था। मैं जब अपने कॉलेज में भी था तो मैं पढ़ाता था। आईआईटी वाले बच्चों को मैं पढ़ाने की कोशिश करता था। ये नहीं कि मेरी क्लास में बहुत बच्चे होते थे। एक बच्चे से शुरुआत की थी, उसके बाद धीरे धीरे 20 बच्चे 25 बच्चे मेरी क्लास में होते थे। मैं एंटरटेनिंग बनाता था मैथ्स को। शुरू से एक्टर बनने का ख्वाब था कि एक्टर बनना है। तो 2007 से स्टैंड अप कॉमेडी भी करता था, एंकरिंग भी करता था। बहुत कम पैसे भी उस टाइम मिलते थे, लेकिन ठीक मिलते थे। कभी लोग नहीं भी देते थे पैसे, 1500-2000 रुपये मिल जाते थे। मेरा जो पहला वीडियो कॉमेडी का है वो 2007-8 में मैंने परफॉर्म किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि आप स्टेज पे बोलते हैं, आप बहुत अच्छे अंदाज से बोलते हैं। तो मैं उन यूथ को भी कहना चाहता हूँ कि ये सब प्रैक्टिस से होता है और मैं काफ़ी लंबे समय से स्टेज पे बोल रहा हूँ। दूसरा, इसके पीछे की एक ये भी वजह कि मेरे घर वालों ने कभी मुझे नहीं टोका कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये सही कर रहे हो, तुम्हारा ये चीज़ खराब है। उन्होंने मुझे जो मैंने किया उसको सराहा है कि यू आर डूइंग वेल। तो वहाँ से वो एक कॉन्फिडेंस बना कि मैंने पहले दिन से ही जब स्टेज पे परफॉर्म किया तो मैं अच्छी कॉमेडी करता था। समझ आया, उस टाइम स्टैंड अप कॉमेडी बहुत प्रचलन में भी नहीं थी कि बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। 2012 आया, हमने सोचा यार तैयारी करते हैं। सबसे पहले यही दिमाग में आता है सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि कॉलेज से पास होने के बाद जब आप गांव आ जाते हो तो गांव में लोग आपको बड़ी खराब नज़रों से देखते हैं। इंजीनियर हो आप, खराब नज़रों से देख रहे हैं कि भाई कॉलेज करने के बाद भी घर बैठे हो, कुछ क्यों नहीं कर रहे। तो ये था कि चलिए दिल्ली चलते हैं। चलो, दिल्ली वाली बात थी। आईएएस की तैयारी करेंगे, कुछ नहीं होगा तो कोई ना कोई एग्जाम तो निकाल ही देंगे। वो हमें पता चल भी चुका था कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL करके एक एग्जाम होता है। वो हमने अपने कॉलेज के टाइम ही फॉर्म आया था, भर दिया था। 7 जुलाई को मुझे याद है पेपर था। पहली बार में ही निकल गया, नौकरी भी लग गई। जब मुखर्जी नगर आए तो पता चला एडवांस मैथ्स को पढ़ाने को लेकर के बहुत टीचर्स की कमी है। तो काम भी बड़े आसानी से मिल गया। बहुत छोटे थे, हमसे बड़े बड़े बच्चे क्लास में होते थे, तो पढ़ाना आता था तो मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया। उस टाइम ज्वाइनिंग का भी यही पंगा था कि ज्वाइनिंग भी देर से आती थी। गवर्नमेंट में भी ये ज्वाइनिंग का पंगा था। तब तक ऑफर तक ही पढ़ा लेते हैं और 2 पैसे भी कमा लेंगे। ज्वाइनिंग आई तो लोकेशन वाइज ठीक नहीं मिला, तो लगा दोबारा CGL भर देंगे हम, तो फिर से निकाल देंगे। तो दोबारा भर दिया। उस दौरान क्या होता है कि जब 2013 में हमने दोबारा फॉर्म भरा तो पेपर लीक हो गया। प्री का एग्जाम हुआ और पेपर लीक। तो हंगामा हुआ, पेपर लीक है, पेपर लीक है। आयोग ने, सरकार ने मानने से मना कर दिया, जैसे कि आज की सरकारें भी करती हैं, नहीं मानती, पेपर लीक है। फिर Tier 2 भी हो गया। सोचिए, एक स्टेज पार होने के बाद दूसरी स्टेज पहुंच गई। तब जाके सरकार को लगा, या सरकार के पास आया कि नहीं अब पेपर कैंसिल करना पड़ेगा। आंदोलन हुआ उसके लिए भी, वो पहला आंदोलन था हमारे जीवन का। तो हुआ कि नहीं नहीं पेपर कैंसिल करना पड़ेगा। फिर पूरा पेपर कैंसिल हुआ, यानी स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों कैंसिल हो गया। 3-4 महीने बाद दोबारा एग्जाम हुआ। तब तक अगला वाला भी CGL आ गया था, तो बैक टू बैक हमने वो फॉर्म भी भर दिया, ये भी भर दिया। तो वहां से एक चीज तो समझ में आ गई थी कि ये कितना गलत होता है जब पेपर लीक हो जाता है। हमारे पास तो कॉन्फिडेंस था, एक तो मैथ्स पढ़ाते थे, एज ए टीचर थे हम, एज ए स्टूडेंट नहीं थे। कॉन्फिडेंस अलग था, और दूसरी चीज कि मैं तो रेगुलर पढ़ा रहा था और पैसे कमा रहा था। अच्छी खासी एक सैलरी मैं कमा रहा था उस वक्त। तो मुझे इतनी जल्दी नहीं थी पेपर होने की, मुझे इतनी जल्दी नहीं थी ज्वाइनिंग की। लेकिन जो मेरे साथ के लोग तैयारी कर रहे थे, जिसमें से कुछ लोग ओवर एज हुए जा रहे थे, तो उससे मुझे ये चीज बड़ी कसक हुई कि यार बाकी लोगों के साथ तो धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है ये पेपर लीक जो हो रहा है। 14 हो जाता है, हमने 14 वाला एग्जाम दिया। 15 हम लगातार पढ़ाते रहे और लगातार हमारा सिलेक्शन होता रहा।
15 तक हमारी कोचिंग में बच्चे भी अच्छे खासे पढ़ने आने लगे थे और हमने अपनी अलग कोचिंग भी खोल ली थी उतनी कम उम्र में ही कि हम अलग पढ़ाएंगे, किसी कोचिंग के अंडर नहीं पढ़ाएंगे। 2015 में वो तो फिर आगे हो गया कि यार आप नौकरी ज्वाइन कर लो, सरकारी नौकरी बड़ी जरूरी है, रिश्ते भी तभी आते हैं, ये बड़ा एक प्रेशर होता है समाज का। तो हमने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि हमारी पोस्टिंग मुंबई थी। 2014 में जो हमें नौकरी मिली, उस टाइम एक्साइज होता था, अभी जीएसटी इंस्पेक्टर है, तो जो नौकरी हमें मिली उसकी ज्वाइनिंग हमारी हुई 8 दिसंबर 2016 को। तो हम वो करने चले गए और मुंबई पोस्टिंग थी, तो लगा यार एक्टर भी बन जाएंगे। तो जबकि 2016 वाला सीजीएल भी हम देके जा चुके थे, 2016 वाला भी एग्जाम हम दे गए थे और 2016 वाला एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने वो दोनों फेज देखे हैं। जो लोगों को लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा सिक्योर है, तो मैंने वो फेज भी देखा है और ऑफलाइन वाला भी देखा है। वहां गए, नौकरी ज्वाइन की, कोई स्पार्क नहीं है। जो सोचते थे कि यार जो करना है, क्योंकि आदमी कई बार अपने आप को भी देर से जान पाता है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं जैसा बचपन में सोचता था वैसा ही मैं हूंगा। आज लोगों का ये पड़ा रहता है पहले अब बहुत चलेगा आपका। मेरी ये कोशिश वैसे रहती है कि पहले अब में बहुत अंतर ना हो, एटलीस्ट विचारधारा का अंतर तो ना हो, लेकिन आप पहले अब से चीजें नहीं जोड़ सकते। जैसे आप देखेंगे कुछ भी, आज की सोशल मीडिया का जो सबसे बुरा दौर है वो यही है कि आप कुछ भी करने जाइए। आज सागर सिन्हा साहब किसी भी मुद्दे पे बोलने जाएंगे तो हो सकता है सागर सिन्हा की पिछले 10 साल की चीजें निकाल के कनेक्ट की जाएंगी। अच्छा, इसलिए सागर सिन्हा ऐसा बोल रहे हैं। अरे भाई, 10 साल पुराने सागर सिन्हा और आज वाले सागर सिन्हा में अंतर है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अभिजीत दीपके ने जब ये चीज शुरू की कि भाई पेपर लीक के खिलाफ हमें आवाज को बुलंद करना है, हम लोग कर रहे थे। उस दौरान एक पार्टी निकलती है और वो आवाज को बुलंद करती है, तो लोगों ने इस चीज से फोकस हटा करके, मीडिया ने भी, कि ये आदमी कहना क्या चाहता है, ये आदमी क्यों कहना चाहता है, इसमें इसका हित क्या है, ये ढूंढना शुरू कर दिया। फिर लोग दिखाते हैं कि अरे साहब ये आम आदमी पार्टी का आदमी है, क्योंकि इसकी एक 12 साल पुरानी फोटो मिली है मनीष सिसोदिया के साथ। यार आज एक बात बताइए, 12 साल पहले तो मलाइका की भी फोटो अरबाज के साथ है, सुजैन की भी फोटो ऋतिक के साथ है, लेकिन आज ऋतिक सुजैन का आदमी नहीं है। किसी की 10 साल पुरानी फोटो से कोई किसी का आदमी नहीं हो जाता। और अगर आज इस देश में किसी को भी आवाज उठानी है किसी भी मुद्दे के खिलाफ, चाहे वो इथेनॉल पे उठाना चाहता है, चाहे वो पेपर लीक पे उठाना चाहता है, तो क्या ऐसा जरूरी होना चाहिए कि आज आवाज उठाने के लिए भी आपको सत्ताधारी पार्टी का ही आदमी होना चाहिए? तब कोई आपत्ति नहीं है। कितना अच्छा होता कि लोग कहते हैं अरे अभिजीत दीपके की फोटो मोदी जी के साथ भी है, इसलिए इसकी आवाज उठाना सही है। ऐसा नहीं होगा। सत्ताधारी पार्टी का कोई भी आदमी आवाज नहीं उठाएगा, बल्कि वो उठी हुई आवाजों को दबाने की कोशिश करेगा। वो तो पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। आज अगर कोई आवाज उठाएगा तो वो वही उठाएगा जो विपक्ष से प्रेरित है, या जिसको पता चल रहा है कि इस देश में गलत हो रहा है और विपक्ष भी उस पर आवाज उठा रहा है, वही आदमी आवाज उठाएगा। तो ये कह करके किसी भी आवाज का दमन नहीं किया जा सकता, ये कह करके किसी भी मुद्दे को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता कि कौन किसका है। देश हित आपका भी उतना ही फर्ज है जितना मेरा है। बट आज देश में ऐसा हो गया है कि देश हित की बात सिर्फ बीजेपी कर सकती है। आज श्री राम की पूजा सिर्फ बीजेपी को करने का अधिकार है। आज हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार सिर्फ बीजेपी का है। ऐसा नहीं होगा ना साहब कि हमारा आपको हनुमान चालीसा पढ़ना भी बुरा लग रहा है, आप हनुमान जी को पतंग में भी बना देंगे, उड़ा देंगे, आप अपनी गाड़ी के आगे भी हनुमान जी की रूप वाले आदमी को नचाने लगेंगे, तब किसी की भी श्रद्धा और भावना को ठेस नहीं पहुंच रही। लेकिन आपका यह कहना है कि आप नहीं बोल सकते इस पे। आपने अपने आप को स्वघोषित कर दिया है कि यू विल प्रोटेक्ट द हिंदू धर्म। क्यों भाई, मैं नहीं करूंगा, मेरा भी धर्म है, मैं भी करूंगा। तो ये जो आज देश के अंदर एक नैरेटिव चलने का दौर आ गया है, ये देश की प्रगति में बहुत बड़ी बात है। हमारे टाइम पे ये नहीं होता था।